सोचो अगर किसी इंसान को अचानक ये पता चल जाए कि उसकी मौत बहुत करीब है, तो वो अपने बचे हुए वक्त में आखिर करेगा क्या? हाँ, मतलब क्या वो और ज्यादा पैसे कमाने के पीछे भागेगा? वही ना, क्या वो किसी प्रमोशन के लिए ऑफिस में रात दिन एक कर देगा, या फिर किसी बहुत ही गहरी, बहुत ही वास्तविक चीज की तलाश करेगा? और आज हमारी इस गहरी चर्चा की शुरुआत इसी झकझोर देने वाले सवाल से होती है। हम एक बहुत ही खास सोर्स पर डीप डाइव कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये सोर्स है ट्यूजडेज विथ मोरी। ये कोई आम किताब नहीं है। ये प्यार, क्षमा, परिवार, काम, उम्र के बढ़ने और आखिरकार मौत जैसे विषयों पर एक बहुत ही सच्ची बातचीत है। एकदम सच्ची और मार्मिक। इस चर्चा का हमारा जो मुख्य मकसद है वो यही समझना है कि एक मरते हुए प्रोफेसर ने जीवन जीने के बारे में क्या सिखाया। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई वातानुकूलित कमरे में बैठकर लिखा गया ज्ञान नहीं है। ये एक ऐसे इंसान का अनुभव है जो खुद अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर खड़ा है। सही कहा। ये इस बात पर सोचने पर मजबूर करता है कि जब वक्त सच में मुट्ठी से रेत की तरफ फिसल रहा हो, तब आखिर इस दुनिया में असलियत में क्या मायने रखता है। तो इस पूरी कहानी के मूल को समझने के लिए हमें इसके किरदारों को जानना होगा। एक तरफ है मिच कल्बम, जो एक बहुत ही सफल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। और उनकी जिंदगी आज के दौर के किसी भी सफल इंसान जैसी है, बेहद व्यस्त। हाँ, हमेशा भाग-दौड़, एक साथ कई काम करना, हमेशा फोन पर रहना और पूरी तरह से करियर और पैसे के पीछे भागना। लेकिन फिर कॉलेज से पास आउट होने के पूरे 16 साल बाद मिच टीवी पर एक चेहरा देखते हैं जो उनके पुराने प्रोफेसर मॉरिस कैट्स का होता है। और यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जो सब बदल देता है। बिल्कुल। मौरी की स्थिति को समझना यहाँ बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि मौरी ALS नाम की एक बहुत ही गंभीर और जानलेवा बीमारी से जूझ रहे हैं। ये कोई आम बीमारी नहीं है। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई मोमबत्ती नीचे से ऊपर की तरफ पिघल रही हो। बाप रे, सुनने में ही कितना खौफनाक लगता है। है ना? ये बीमारी धीरे धीरे इंसान के पूरे शरीर को लकवाग्रस्त कर देती है। पहले पैर काम करना बंद करते हैं, फिर हाथ, फिर धड़। लेकिन सबसे क्रूर बात तो यह है कि आपका दिमाग पूरी तरह से सचेत रहता है। बिल्कुल वही। इंसान अपनी ही बॉडी में कैद हो जाता है। और मौरी ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि उनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। तो जब मिच को ये सब पता चलता है, तो वो अपने इस पुराने प्रोफेसर से मिलने जाते हैं। हालांकि शुरुआत में मिच थोड़ा हिचकिचा रहे थे, अपनी उसी तेज रफ्तार जिंदगी में उलझे हुए थे। और वो पहली मुलाकात धीरे धीरे एक सिलसिले में बदल ही जाती है। हाँ, वो हर मंगलवार को यानी हर ट्यूसडे को मिलने लगते हैं और ये मुलाकातें ही मौरी की अंतिम क्लास बन जाती हैं, जिसका एक ही विषय था, जीवन का अर्थ। इसमें एक बहुत ही खूबसूरत किस्सा है। जब मौरी को पता चला कि वो मरने वाले हैं, तो उन्होंने एक अजीब चीज नोटिस की कि लोग अक्सर मरने के बाद अंतिम संस्कार में आते हैं और अच्छी अच्छी बातें कहते हैं। सही कहा। जो मरने वाला इंसान कभी सुन ही नहीं पाता। तो मौरी ने क्या किया? उन्होंने अपने लिए एक लिविंग फ्यूनरल यानी जीवित अंतिम संस्कार का आयोजन किया। ये दिखाता है कि उनका नजरिया कितना अलग था। उन्होंने अपनी बीमारी पर रोने या मौत को एक खौफनाक अंत मानने के बजाय उसे एक प्राकृतिक प्रक्रिया मान लिया। और इसका मनोवैज्ञानिक पहलू देखें तो उनका एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। वो कहते हैं कि एक बार जब मौत को समझ लिया जाता है, तभी सही मायने में जीना आता है। क्योंकि आमतौर पर इंसान तो यही सोचकर जीता है ना कि वो हमेशा रहने वाला है। हम मौत के विचार को ही अपने दिमाग से दूर धकेल देते हैं। असल में वही हमारी सबसे बड़ी भूल है। मौरी समझाते हैं कि जब हम इस बात को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं कि जीवन अस्थायी है, तो दिमाग से सारा जाला साफ हो जाता है। तब हमारा ध्यान उन फालतू चीजों से हट जाता है जो सिर्फ हमारा समय बर्बाद करती हैं। बिल्कुल। जब वक्त सीमित लगता है, तब हर सुबह एक अलग ही नजरिए के साथ शुरू होती है। मौत का एहसास ही जीवन को उसके असली कीमत देता है। और इससे मुझे मिच की वो हालत याद आती है जहां मौरी उन्हें कड़वा सच बताते हैं। मिच जिंदगी भर सफलता, पैसे और शोहरत के पीछे भागते रहे। उन्हें लगता था यही सब कुछ है। हाँ, पर मौरी उन्हें एहसास कराते हैं कि ये सब एक दिन खत्म हो जाता है। बैंक बैलेंस यहीं रह जाएगा, दीवार पर टंगी बड़ी बड़ी डिग्रियां किसी काम नहीं आएंगी। बस एक ही चीज है जो अंत तक रहती है, और वो है प्यार। मौरी का एक वाक्य है जो सीधा दिल पर लगता है, एक दूसरे से प्यार करो या नष्ट हो जाओ। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये इंसानियत का सबसे बुनियादी नियम है। आज की इस दुनिया में हम तकनीकी रूप से तो बहुत जुड़े हुए हैं, पर अंदर से हम उतने ही अकेले हैं। मौरी का कहना है कि प्यार देना और प्यार पाना ही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है। अगर जीवन में प्यार नहीं है तो कितनी भी बड़ी सफलता क्यों ना हो,
वो खोखली ही लगेगी। मिच की तरफ देखकर मोरी को यही लगता था। हाँ, बाहर से सफल पर अंदर से पूरी तरह खाली और थका हुआ। जीवन की सार्थकता इसमें नहीं है कि कितना पैसा कमाया, बल्कि इसमें है कि कितने दिलों को छुआ। और यही मुद्दा हमें समाज के उन पैमानों पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है जो हम पर थोपे गए हैं। हमारी आज की कल्चर हमें बचपन से क्या सिखाती है? यही ना कि ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा खुशी। सही कहा। और अगर आप हमेशा बिजी हैं, दिन भर भागदौड़ कर रहे हैं, तो आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सच कहूं तो कभी कभी क्रेडिट कार्ड का बिल देखकर लगता है कि शायद समाज सही कह रहा है। हाँ, वो दबाव तो हर कोई महसूस करता है, पर मौरी इस पूरी मानसिकता को बिल्कुल नकार देते हैं। उनकी सलाह एकदम उल्टी है। वो कहते हैं कि अगर समाज की कल्चर आपके लिए काम नहीं कर रही तो अपनी खुद की कल्चर बना लो। अब इसका ये मतलब तो नहीं कि ट्रैफिक लाइट तोड़ना शुरू कर दिया जाए या कानून ना माना जाए। नहीं नहीं, इसका मतलब है कि अपनी सोच, अपने मूल्यों और अपनी प्राथमिकताओं को खुद तय करना। हमें उस अंधी दौड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जिसमें हर कोई बस एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। कंपटीशन और दिखावे की जगह मॉरीज सार्थक रिश्तों, आत्मसंतुष्टि देने वाले काम और करुणा को अपना मूल्य बनाने को कहते हैं। और देखिए, अपनी खुद की कल्चर बनाने के लिए खुद के साथ बहुत ईमानदार होना पड़ता है, और ये ईमानदारी भावनाओं के मामले में भी उतनी ही जरूरी है। मौरी का अपना उदाहरण इस बात का सबूत है। वो अपनी भावनाओं को कभी दबाते नहीं थे। बीमारी के उस भयानक दौर में जब उनका शरीर उनका साथ छोड़ रहा था, वो अपनी लाचारी पर रोते भी थे। अगर सुबह दुख महसूस होता था तो उसे छुपाते नहीं थे। वो पूरी तरह रोते थे, पर फिर वो आंसू पोंछकर उस दिन की अच्छी चीजों पर अपना ध्यान लगाते थे। और ठीक उसी तरह वो खुशी का जश्न भी बहुत गहराई से मनाते थे। इसे अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ये संतुलन कमाल का है। इसे हम डिटैचमेंट या भावनाओं से अलग होना कह सकते हैं, पर इसका मतलब संवेदनहीन होना बिल्कुल नहीं है। मौरी का मानना था कि भावनाओं को पूरी तरह महसूस करें और फिर उन्हें जाने दें। क्योंकि लोग अक्सर दो में से एक काम करते हैं, या तो भावनाओं से डर कर उनसे बचने की कोशिश करते हैं, फोन में लग जाते हैं, काम में डूब जाते हैं, या फिर उन भावनाओं में इतना डूब जाते हैं कि उसमें से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। एकदम सही। और मौरी इसी बात पर जोर देते हैं कि इन दोनों के बीच का संतुलन कितना जरूरी है। जब कोई किसी भावना को, चाहे वो दुख हो, डर हो या खुशी हो, पूरी तरह जी लेता है, तभी वो उससे मुक्त हो पाता है। भावनाओं को गले लगाना और फिर उन्हें बह जाने देना, यही मानसिक शांति का असली रहस्य है। और जब भावनाओं को बह जाने देने की बात चल ही रही है, तो इस चर्चा का सबसे भारी हिस्सा वो है जहां बात क्षमा करने की, यानी माफ करने की आती है। हाँ, ये सच में दिल को छू लेने वाला हिस्सा है। मौरी जैसे इंसान को भी, जो सबको प्यार करना सिखा रहे थे, अपने आखिरी समय में एक बात का बहुत गहरा पछतावा था। उनके पुराने दोस्त नॉर्मन की कहानी। बिल्कुल, किसी छोटी सी गलतफहमी की वजह से उनकी बातचीत बंद हो गई थी। मौरी ने अपनी तरफ से कभी उसे सुलझाने की कोशिश नहीं की, और अचानक एक दिन नॉर्मन की कैंसर से मौत हो गई। ये याद करके मौरी फूट फूट कर रोते थे कि उन्होंने वक्त रहते अपने दोस्त को माफ क्यों नहीं किया। ये घटना क्षमा के महत्व को कितनी शिद्दत से दिखाती है। मौरी साफ शब्दों में कहते हैं कि इंतजार मत करो, क्षमा आत्मा को सुकून देती है। जब कोई अपने अंदर किसी के प्रति गुस्सा या कड़वाहट पालकर रखता है, तो असल में वो एक बहुत भारी बैकपैक अपनी पीठ पर लाद कर घूम रहा होता है। वो गुस्सा सामने वाले को नुकसान पहुंचाए या नहीं, पर हमारी अपनी आत्मा पर एक बोझ बन जाता है। और मौरी ये भी कहते हैं कि सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी माफ करना सीखो, उन गलतियों के लिए जो हमसे हो गई या जो चीजें हम नहीं कर पाए। क्योंकि वक्त बहुत सीमित है, उसे किसी पुरानी नफरत या पछतावे में बर्बाद करना सच में सबसे बड़ी भूल होगी। क्षमा करना सच में खुद को आजाद करना है, और जब हम खुद को आजाद कर लेते हैं, तब पता चलता है कि असलियत में कौन मायने रखता है। जैसे जब मौरी की हालत बिगड़ती गई, तब परिवार की अहमियत सबसे ज्यादा उभर कर आई। एक वक्त आया जब वो अपने हाथ पैर बिल्कुल हिला नहीं सकते थे। उन्हें वॉशरूम जाने या कपड़े बदलने तक के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ा। एक प्रोफेसर के लिए जो इतना स्वाभिमानी रहा हो, ये कितनी बड़ी बात थी, पर उनके परिवार ने, उनकी पत्नी और बच्चों ने उन्हें रोजाना संभाला। और यहाँ मौरी का नजरिया देखिए। आमतौर पर ऐसी स्थिति में कोई भी शर्मिंदगी महसूस करेगा, पर उन्होंने कहा कि मैं फिर से एक बच्चा बन गया हूँ और मैं इस निस्वार्थ देखभाल का आनंद ले रहा हूँ। इसे अगर सफलता और परिवार के मुकाबले में रखा जाए तो तस्वीर पूरी साफ हो जाती है। दोस्त आते जाते हैं पर परिवार वहीं रहता है।
मौरी ने मिच को सिखाया था कि अगर परिवार का प्यार और समर्थन नहीं है तो जीवन में असल में कुछ भी नहीं है। बाहरी दुनिया की कोई सफलता वो सुरक्षा नहीं दे सकती। जब सब कुछ छूट जाता है, शरीर भी साथ छोड़ देता है, तब परिवार ही वो नींव बनती है जो इंसान को गिरने नहीं देती। और परिवार के साथ साथ हम उम्र के उस पड़ाव की बात करते हैं जहां इंसान कमजोर हो जाता है। आजकल समाज में बुढ़ापे से कितना डर लगता है लोगों को। ओह, इसके तो क्या कहने। हर तरफ एंटी एजिंग क्रीम, बाल काले करने के तरीके, झुर्रियां छुपाने के उपाय चल रहे हैं, जैसे बढ़ती उम्र को बीमारी हो जिसे रोकना जरूरी है। हाँ, हर कोई हमेशा जवान दिखना चाहता है। ये हमारी आज के कल्चर की एक अजीब विडंबना है। उन्हें अनुभव तो चाहिए पर वो उम्र नहीं चाहिए। लेकिन मौरी इस पूरी धारणा को तोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इंसान और अधिक सीखता है। अगर हमेशा युवा बने रहने की कोशिश होगी तो हमेशा असंतुष्टि ही मिलेगी, क्योंकि उम्र तो बढ़ेगी ही। मौरी का तो यहाँ तक कहना था कि उम्र बढ़ना शरीर का पतन नहीं बल्कि अनुभव और समझ का विकास है। वो अपने अंदर हर उम्र को महसूस करते थे। हाँ, जब बचपना करना हो तो 3 साल के बन गए, और जब समझदारी दिखानी हो तो 50 साल के। हर उम्र की अपनी सुंदरता होती है। इसलिए बीते हुए कल में जीने के बजाय वर्तमान को पूरी तरह अपनाना चाहिए। मिच के लिए ये बातें सच में एक झटका थीं। मिच जैसे इंसान के लिए, जो सोचता था कि अच्छी नौकरी और बड़ा घर ही सुरक्षा है, जो हमेशा काम के तनाव में रहता था, मौरी ने बहुत प्यार से उसकी इस सोच को चुनौती दी। उन्होंने समझाया कि पैसा हर मर्ज की दवा नहीं है। वो ये नहीं कहते कि पैसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। पैसा आराम दे सकता है, बिल भर सकता है, पर ये कभी भी सच्चा जुड़ाव या मानसिक शांति नहीं खरीद सकता। लोग अक्सर ये सोचकर चीजों के पीछे भागते हैं कि एक महंगी गाड़ी होगी तो लोग प्यार करेंगे। पर भौतिक चीजों से प्यार की कमी थोड़ी ना पूरी की जा सकती है। जब कोई आखिरी सांसें गिन रहा होता है तो बैंक बैलेंस सुकून नहीं देता। उस वक्त बस यही मायने रखता है कि पास में कौन बैठा है और किसने हाथ पकड़ा हुआ है। और जैसे जैसे इन मुलाकातों का अंत करीब आता है, माहौल बहुत भारी हो जाता है। ALS उनके शरीर पर पूरी तरह हावी हो जाता है। आखिरी दिनों में वो हिलदुल भी नहीं पाते, खाना निगलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि उनके लिए सांस लेना भी एक बड़ा संघर्ष बन जाता था। उनकी पीठ थपथपानी पड़ती थी ताकि फेफड़ों से कफ निकल सके। लेकिन इस सब दर्द और तबाही के बीच सबसे हैरान की बात ये थी कि उनका दिमाग पूरी तरह तेज था और दिल प्यार से भरा था। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। ये हिस्सा सच में बहुत रुला देने वाला है। अपने आखिरी मंगलवार को जब मिच उनसे मिलने आते हैं तो मौरी बहुत तकलीफ में थे। वो कुछ ही शब्द कह पाते हैं। वो मिच के पास आते हैं और धीरे से कहते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और इसके कुछ समय बाद ही जब परिवार वाले कमरे से थोड़ी देर के लिए बाहर जाते हैं, वो बहुत ही शांति से इस दुनिया से चले जाते हैं। मौरी चले गए, पर वो मिच को पूरी तरह बदल कर गए। इस पूरी बातचीत का जो असली संदेश है वो एक सवाल छोड़ जाता है। हम सब मर रहे हैं, लेकिन क्या हम सच में जी रहे हैं? यही वो सवाल है। ये कहानी उदास करने वाली नहीं, बल्कि हमारी इस अंधी भागदौड़ को धीमा करने की चुनौती है। ये प्रेरित करती है कि हम फोन की स्क्रीन से नजरें हटाएं, अपनों से जुड़ें और हर दिन को करुणा के साथ जिएं। मौरी का मरना भी दुनिया को जीना सिखा गया। आज की इस पूरी डीप डाइव को समेटते हुए मैं यही कहूंगा कि ये चर्चा सिर्फ एक मौत के बारे में नहीं, जीवन का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। एकदम। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं यहाँ एक बहुत ही गहरा विचार छोड़ना चाहूंगी। हाँ, बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे मौरी ने अपनी बीमारी को एक अंतिम क्लास में बदल दिया। अब जरा सोचिए, अगर आज किसी तरह हमें ये पता चल जाए कि हमारी जिंदगी के कुछ ही महीने बचे हैं, तो हम अपनी उस अंतिम क्लास में दुनिया को क्या पढ़ाना चाहेंगे? वो कौन सा अनुभव या मूल्य होगा जो हम पीछे छोड़ना चाहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारी आज की ये रोजाना की भागदौड़ उस अंतिम क्लास का हिस्सा बनने लायक है भी या नहीं? सच में, ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को आज ठहरकर सोचने की जरूरत है।